आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं अबू हुरैरा। मुल्क में एक तरफ पानी की किल्लत है तो दूसरी तरफ गर्म हवाओं और लू ने मुसीबत और बढ़ा दी। आखिर मसला क्या है या क्या वजह है, इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है और जो मसाइल हैं इनसे आखिर निपटा कैसे जाए? आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हां, मौसम गर्मा से लोगों का हाल बेहाल है। शदीद धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोगों की मुश्किलें एक तरह से बढ़ी हुई हैं। मुल्क के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी और पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। जिन रियासतों में पीने के पानी से हाहाकार है, इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक शामिल है। और खासतौर से यूपी, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और गुजरात का कच्छ सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मराठवाड़ा के लातूर में तो हालात ऐसे हैं कि नदी नालों और तालाबों के आसपास दफा 144 लगानी पड़ी है। मुल्क की खुश्कसाली से मुतासरा रियासतों के हालत जार पर सुप्रीम कोर्ट मरकजी हुकूमत को फटकार भी लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि मरकजी सरकार इन रियासतों की हालत पर आंखें नहीं मूंद सकती और मरकज को इन रियासतों में खुश्कसाली से निपटने के लिए इकदाम करने होंगे। तो आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बड़ी वजह क्या है और सरकारें आखिर सरकारों की कमी है या फिर किस वजह से इस तरह के मसाइल पैदा हुए हैं। एक तारीखी मसला इसे कहा जा सकता है, जिस तरह से मराठवाड़ा में मसाइल हैं या फिर बुंदेलखंड और मुल्क के दूसरी रियासतों में। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ फिरोज अहमद साहब हैं जो कि सदर हैं माइनॉरिटी सेल आम आदमी पार्टी के, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजहर अली खान साहब हैं, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी के जामिया मिलिया इस्लामिया से, आप भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सीताराम शिलार जी समाजी कारकुन हैं, सिविल एक्टिविस्ट हैं, आप हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मजहर साहब आपके पास ही आना चाहेंगे क्योंकि आप ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं और इस तरह के जो हालात होती हैं, जो सिचुएशन होती है, उसे बहुत अच्छी तरह से आप वाकिफ हैं। मजहर साहब, सबसे पहले मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, कहा जा सकता है कि एक तरफ पानी की किल्लत है और दूसरी तरफ गर्मी का सितम, ये आखिर हालात कैसे बने और इसकी बड़ी वजह आप क्या देखते हैं मजहर साहब? जनाब, ये जो आजकल हालात चल रहे हैं वो वाकई में बहुत संगीन है। एक तरफ तो पानी की किल्लत जो कि पिछले कई दहाकों से महसूस की जा रही थी और ऊपर से बढ़ती हुई गर्मी, जैसा कि आपने अभी फरमाया अपनी रिपोर्ट में कि बहुत से इलाके बहुत शदीद किल्लत का शिकार हैं पानी की और बहुत गर्मी से झुलस रहे हैं। मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि पूरा हिंदुस्तान का तकरीबन 54-55% इलाका ऐसा है जो कि वेरी हाई से और हाई स्ट्रेस एरिया कहलाया, पानी के हिसाब से कहलाया जाता है। वहाँ पे शदीद किल्लत पानी की हो रही है। बेसिकली ये प्रॉब्लम लाई करती है पॉपुलेशन जो हमारी तेज़ी से बढ़ रही है, दुनिया की ले लें या हिंदुस्तान की ले लें। इस पॉपुलेशन के जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको हर चीज़ चाहिए होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ उस हिसाब से प्रमोट होती हैं, बढ़ती हैं, एनर्जी का इस्तेमाल होता है, एनर्जी का अखराज होता है और ये एक जो एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर एक इंक्यूबेशन टाइप की जो एरिया है, तो उसके अंदर ये हिद्दत जो है वहाँ पे ट्रैप होकर रह जाती है और फिर नहीं निकल पाती है। दूसरे ये भी है कि वहाँ पर जो सूरज के हिसाब से भी कुछ फ्लेयर्स होते रहते हैं सूरज से, उसकी वजह से भी हिद्दत का अखराज ज़्यादा होता है और ज़मीन पे उसका असर देखा जा सकता है जी। एक चीज़ और भी है इसमें, ये कि क्लाइमेट चेंज जो हम सुनते चले आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, ये कोई नई बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज तो पहले भी हुआ है, ज़मीन की हिस्ट्री ये बताती है कि कई बार क्लाइमेट चेंज हो चुका है, लेकिन उस वक्त इसका एहसास यूँ नहीं हुआ कि या तो बहुत बड़े इलाकों में इंसान था ही नहीं या फिर अगर रहा भी होगा बहुत कम आबादी में रहा होगा, इसलिए वो एहसास नहीं कर पाया ना। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव थी उस ज़माने में, केव लाइफ में इंसान रहता रहा होगा।
तो अब चूंकि इंसानी आबादी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये चीज़ें सारी की सारी महसूस हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मसाद तो साहब, इस एक चीज दौर को इसी में एक जिसमें चीज और इंसानी जोड़ना कार्रवाई चाहेंगे, बढ़ एक चीज गई है, और इसे समझना आपसे एंथ्रोपोसेन चाहेंगे कि कहते हैं। आखिर ये वाकई में कुदरत का करिश्मा है, यानी कुदरत का खेल है, या इंसानों ने जो एक तरह से खिलवाड़ किया है कुदरत से, उसकी वजह से है? बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? जी, इसमें दोनों ही बातें हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज कुदरती एक फिनोमिना है, होता रहा है, होता रहेगा। दूसरा ये कि इसको स्पीड अप कर दिया है ह्यूमन एक्टिविटी ने। दैट इज़ वाई वी आर, इसीलिए हम इसके सिलसिले में ज़्यादा सोच रहे हैं, आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं इसके ऊपर। और मेरे हिसाब से इसकी जो एक हल है वो ये है, पॉपुलेशन कंट्रोल की जानी चाहिए सबसे पहले, और दूसरे जो बेसिक एम्यूनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ का कंसंट्रेशन एक शहर में या कुछ एक इलाके में ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उसको डिसेंट्रलाइज करना होगा, जिससे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर स्ट्रेस कम पड़े, उसको फैला दिया जाए उस स्ट्रेस को। तो ये दो फैक्टर्स मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ग्राउंड वाटर में का रिचार्ज होना चाहिए, जिससे कि पानी की किल्लत को कंट्रोल किया जा सके। इसका बेजा मसरफ़ रोक दिया जाना चाहिए। इसका बेजा मसरफ़ बहुत होता है कि कहीं पे लीकेज है, कहीं पर अननेसेसरी यूज़ हो रहा है पानी का, दूसरों को मिल नहीं रहा है, कुछ लोग बहुत उसको बहा रहे हैं पानी। तो ये बेजा मसरफ़, इस पर राशनिंग होनी चाहिए, और इस तरह से ये कुछ कंट्रोल की जा सकती है ये प्रॉब्लम जो है आज। यानी ये जो प्रॉब्लम है इसे एक तरह से सॉल्व किया जा सकता है और इस पर दस्तरस हासिल की जा सकती है, लेकिन अगर इस पर ध्यान दिया जाए कायदे से। फिरोज अहमद साहब, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली भी एक तरह से पीने का पानी की बात कर लें, या आजकल जो हीट वेव्स जो चल रही है, लू जो चल रही है, लोग परेशान हैं। कैसे निपटेंगे आप लोग, या आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसे निपटने के लिए किस तरह से तैयार हैं आप लोग? सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि हम लोगों ने पानी के सिलसिले में बड़े सारे प्लानिंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं आपको जो बाकी के स्टेट्स के बारे में आपने बताया कि जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, इन सब की जो प्रॉब्लम है वो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, और 20 साल पहले से पानी की प्रॉब्लम वहाँ चल रही है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। और उसकी जो है उसका खामियाजा जो आज भुगतना पड़ रहा है बहुत लार्ज स्केल पे, उसका रीज़न ये है कि वो प्रॉपर प्लानिंग किसी भी सरकार ने वहाँ नहीं करी, और जिसकी वजह से जो है आज लोग जो है पानी के लिए वहाँ तरस रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए वाटर की ज़रूरत हो या फिर वो ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत हो। मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं एक जगह गुलबर्गा एक शहर है वहाँ रहता था, और गर्मी के दिनों में वहाँ की हालात ये होते थे कि लोग अगर एक कप चाय पीते थे तो ही तभी पानी मिलता था, अदरवाइज़ पानी वहाँ नहीं मिलता था गर्मी के दिनों में। तो आप ये समझ सकते हैं कि 20 साल पहले अगर ये हालात थे तो आज के हालात कैसे हैं, और क्या हालात है, वहाँ की प्लानिंग सरकार ने कैसी करी जो आज ये हालात देखने को मिल रहा है पानी के सिलसिले में जी। और इस पे बड़ी सारी केस स्टडी है दूसरी कंट्रीज़ की। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि सबसे पहली चीज़ तो उसकी एक प्रोजेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, दूरंदेशी होनी चाहिए, उसके ऊपर में काम होना चाहिए, जो कि बाकी के स्टेट्स ने नहीं करे हैं। जी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि भाई बाकी जगहों पे अपनी नदी है, अपना पानी का ज़रिया है, हम लोग हरियाणा और हिमाचल और उत्तर प्रदेश पे डिपेंड होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही लोगों तक पानी पहुँचाने के, अभी पिछले 11 महीने में हमने ऑलमोस्ट 70 विधानसभा के अंदर, हर एक विधानसभा के अंदर में हमने वाटर पाइपलाइन बिछाई हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 साल तक में इवन की कच्ची कलियों तक, कच्ची कॉलोनीज़ तक पानी की लाइनें बिछा दी जाएंगी, और हम उससे जनता को पानी पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन जहां तक बात रही वाटर हार्वेस्टिंग की, और ठीक है फिरोज साहब, लेकिन मौजूदा में जो मसाइल हैं उससे कैसे निपटा जाएगा? अब देखिए, साल 1.5 साल पहले के बाद की अगर आप बात करेंगे, मुस्तकबिल की बात करेंगे, वो तो अलग बात है। मौजूदा में कैसे निपटेंगे? क्योंकि जिस तरह से मौसम गर्म है, लू चल रही है दिल्ली के अंदर, 42 और 44 डिग्री सेल्सियस एक तरह से यहां पर बना हुआ है, पारा जो है चढ़ा हुआ है। ऐसे में जो गरीब लोग हैं, गरीब आवाम है, उनके लिए किस तरह के आपकी सरकार ने इंतजाम किए हैं? हमने जो ठंड के टाइम में जो शेल्टर्स बनाए थे वो सारे शेल्टर्स हैं, वहाँ पे हमने कूलर्स के इंतज़ाम करवा रहे हैं हर जगह पे, जहाँ जहाँ शेल्टर्स बनाए गए थे वहाँ पर लोगों के रहने के लिए जो पहले से इंतज़ाम किए गए हैं उस इंतज़ाम को इम्प्रूव कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उससे काम हो जाएगा। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए सरकार काम कर रही है, बाकी के सारे डिपार्टमेंट उस चीज़ पे लगे हुए हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ अकरेंस अभी तक देखने को नहीं मिली है,
और बाकी के डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दिल्ली सरकार को। ठीक है, लेकिन एक सोचने वाला लम्हा फिक्रिया तो यही है कि मुसीबत खड़ी हुई है, लेकिन अभी एक तरह से इंतजामात किए ही जा रहे हैं। फिरोज साहब, सीताराम शेलार जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के हालात बहुत ज्यादा खराब है, और खासतौर से अगर लातूर की हम बात कर लें, थाने की बात कर लें, और महाराष्ट्र के जो दूसरे इलाके, और खासतौर से मराठवाड़ा का जो रीजन है सबसे ज्यादा ये मुतासिर है। कैसे हालात आप देखते हैं महाराष्ट्र के, और खासतौर से मराठवाड़ा के, कैसे निपटा जाएगा? जो चर्चा आप छेड़ रहे हैं, इसमें मतलब जब मैं देखता हूं तो ये तीन पहलू हैं कि आज की तारीख में क्या किया जा सकता है। तो जैसे सब जानते हैं, मराठवाड़ा के हालत बहुत खस्ता है, और ऐसे हालत में अभी कोशिश हो रही है कि ट्रेन से पानी पहुंचाया जाए वहां पर, और वहां के लातूर के शहर निवासियों को पानी दिया जाए। पर सिर्फ लातूर तक ये मसला नहीं है मर्यादित, वो तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में फिर से वही हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र को हम भूल रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं और वहाँ ज़्यादा पानी की किल्लत है। तो अभी महाराष्ट्र सरकार जो है वो एक कदम उठा रही है कि पानी जो है वो बाकी क्षेत्रों से जो है ये मई महीने तक या अगली बारिश आने तक वो आगे पहुँचाने की कोशिश में है। वो कोशिश है, और वो कोशिश जितनी हो सकती है उतनी एक तो सरकार कर रही है, समाज सेवी संगठन कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से जी। तो ये आज के हालात को सुलझाने के लिए जो करना है वो तो इतना हो रहा है। पर ये मसला सिर्फ आज का नहीं है, और जैसे हम सातत्य से कहते हैं कि पानी का मसला सिर्फ माध्यम हो या कोई भी चर्चाएं हो, वो मार्च से शुरू होके जून में ख़त्म हो जाती हैं। पर वहाँ ही मसला है, मसला जो है उसका बहुत दूरंदेशी नियोजन करना पड़ेगा। और उस तरीके से अगर आप मराठवाड़ा को देखो तो मराठवाड़ा को महाराष्ट्र के जो अलग अलग विकसित क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जाने की वजह से मराठवाड़ा को जो पानी मिला है उसका अभी तक बहुत बैकलॉग बाकी है, जो उसका हक का पानी मिलना है। तो उसके ऊपर कई सालों से लोग वहाँ के आवाज़ उठा रहे हैं, पर उसके ऊपर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है, जो देना ज़रूरी है। दूसरा जो है कि इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो किल्लत है वो पानी की आज की नहीं है, यहाँ पर प्लानिंग की किल्लत है, प्लानिंग ही नहीं हुआ है। और तीसरा जो ये कहूँगा कि थाने या उस परिसर में अगर आप मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में काफ़ी अच्छी तरीके से पानी मिल रहा है, बहुत जगह पर पानी मिल रहा है। पर थाने जिस डिस्ट्रिक्ट से मुंबई को पानी आता है, 90% 95% पानी जो थाने डिस्ट्रिक्ट से आता है वो थाने डिस्ट्रिक्ट खुद प्यासा है। और फिर वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पानी है, रिसोर्सेस है, संसाधन है, उसका सही तरीके से समन्यायी तरीके से वितरण होना वो बहुत ज़रूरी है। तो उस पर भी एक सोच बहुत अहम है और जो करनी चाहिए। और मैं एक आगे का मुद्दा जो आप ये तो मानते हैं कि सरकार की तरफ से कमी रह गई, जो सरकारें पुरानी जो सरकारें थी या जो मौजूदा सरकार है, कमी इनकी तरफ से रही है कहीं ना कहीं, वरना ये मसाइल नहीं होते लोगों के सामने। एकदम हम मानते हैं, और हमने ये सरकारों से भी कहा है कई बार कि इस तरीके से नियोजन और क्या सुझाव होने चाहिए वो भी हमने कई बार पेश किए हैं। तो सवाल ये है कि वो आखिरी मिनट पर कोई भी एक स्कीम आप अनाउंस करके कुछ नहीं हल निकलता है। तो हमको तो अभी काम करना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले सालों में जो है वो ये मसला सामने ना आए वापस। तो ये सरकार का जिम्मा होता है, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेस है, सरकार उस तरीके से नियोजन करे। और मराठवाड़ा जैसे इलाकों का जहाँ पर बहुत ज़्यादा सालों में इस तरीके का अनुभव आता है, वहाँ पर ज़्यादा गंभीरता से देखें तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल जाहिर से बात है कि सरकारों की तरफ से जितनी संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए था उस तरह का मुजाहरा नहीं हुआ है। आखिर किस तरह के कदम उठाए जाएं कि बार बार इस तरह के मसाइल लोगों के सामने ना आए? छोटा सा ब्रेक लेंगे, तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो
बिग बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं मुल्क पर एक तरह से खुशहाली का जो साया है या मौसम गर्मा को लेकर लोगों का जो हाल है वो बेहाल है। आखिर इस तरह के हालात बने कैसे, क्योंकि माजी में भी इस तरह के हालात रह चुके हैं। क्या वाकई में सरकारों ने अनदेखी की है या कुदरत से एक तरह से खिलवाड़ किया गया है? आज इसी पूरे इशू पर हम बात करें। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मजहर साहब आपसे ही शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बात खत्म की थी कि अगर प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग की जाए तो ये जो मसला इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम खासतौर से लातूर की बात करते हैं और मराठवाड़ा की बात करते हैं, यहां पर चीनी मिलों की अगर हम बात करते हैं, कहा जाता है कि चीनी मिलों में पानी का जो यूज होता है वो बहुत बड़ी तादाद में होता है। 1 किलो शक्कर बनाने के लिए 2500 लीटर पानी खर्च करना पड़ता है। क्या वाकई में अगर प्रॉपर तरीके से पानी का इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह के हालात सामने नहीं आएंगे? मजहर साहब। जी हाँ, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये जो मिलें हैं या फैक्ट्रियां हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उनको या तो रिसाइकिल करने का प्रोविज़न होना चाहिए वेस्ट वाटर का, या फिर ये है कि इन फैक्ट्रीज़ को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पानी की किल्लत कम है या नहीं है। एक तो ये इसका है, लेकिन ये बहुत इसमें फाइनेंसेस का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। शिफ्टिंग इतनी आसान नहीं होती है। और फिर ये शुगर मिल्स के अंदर ख़ास तौर पे ये भी होता है कैचमेंट एरिया, कहाँ गन्ना पैदा होता है वहीं इनको इस्टेब्लिश भी किया जाता है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसे बहुत मुश्किल से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हम छोटी छोटी बातें कर सकते हैं वो ये है कि एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इम्प्रूव करें, और दूसरे ये कि जैसे कि ये पानी जो इस्तेमाल होता है खेतों में, फ्लड इरिगेशन जो करते हैं, पानी खड़ा कर दिया, उसमें से आधा उड़ गया और आधा इस्तेमाल में आ गया, तो उसको थोड़ा सा ड्रिप इरिगेशन की तरफ किसानों को ले जाएं, जिससे कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा मसरफ़ हो सके और जायज़ मसरफ़ हो सके। और जो टैप्स वगैरह लीक रहते हैं, तो वो टैप्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह किया जाए घर में, पोर्टेबल वाटर के टैप्स जो हैं, कि वो जब आदमी ने इस्तेमाल किया, सेंसर्स वाले जो होते हैं, इस्तेमाल हो गया, हाथ हटाया तो वो रुक गया। लेकिन ये पानी जो बहता रहता है टैप से, प्लस जो पाइपलाइंस हैं पानी की वो लीक होती रहती हैं। दिल्ली में ख़ास तौर पे कई बार ये अखबारों की जीनत बनती हैं इस तरह की खबरें कि फ़लाँ जगह पाइपलाइन जो है बर्स्ट हो गई, फ़लाँ जगह बर्स्ट हो गई या कर दी गई, किसी ने कर दिया अपनी पानी हासिल करने के लिए। तो इन चीज़ों को ज़रा अच्छी तरह से इसके ऊपर गौर करना होगा। ये वो हैं जो कि हम वाटर कंजर्वेशन है, वेस्टेज जो है इसे रोक सकते हैं। अगर हम वेस्टेज को रोक सकते हैं तो उससे हमारी ज़रूरत पूरी हो सकती है किसी हद तक, किसी इलाके की। दीगर बात यह है कि जो ज़मीन दोस्त पानी के ज़खायर हैं वो तो कॉमन है। उसके ज़मीन के ऊपर एक शहर भी बसा हुआ है, एक गांव भी बसा हुआ है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो पानी है वो सबके लिए कॉमन ज़ख़ीरा है उसका। तो कहीं पर इसका ड्राफ्ट ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर ड्राफ्ट कम हो रहा है, पानी खींच रहे हैं। ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर के अंदर पानी, जहाँ पे जैसे प्रॉब्लम आई पंजाब के अंदर, उन्होंने पैडी कल्टीवेशन जो चावल की खेती के ऊपर स्विच ओवर कर गए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बासमती चावल की बहुत ज़्यादा कीमत मिलती थी। लेकिन पंजाब ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट में आता है, तो उन्होंने ऐसी एक्टिविटी क्यों की, ये एक क्वेश्चन का मार्क है वहाँ पे। तो इस तरह से जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, जो हमारे वसाइल हैं उन्हीं के अंदर हो, उसके अंदर। और इसी तरह से जो पानी का वेस्टेज हो रहा है, अगर हम उसको रोक पाएँ तो किसी हद तक इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। जी बिल्कुल। फिरोज साहब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि पुरानी सरकारों ने जो गलती की थी, कहीं आप लोग भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में खुद एक तरह से पीने के पानी की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा बहरान है पीने के पानी को लेकर। एक गरीब के पास पीने का पानी मौजूद नहीं है, गरीबों के पास। ऐसे में दिल्ली के सीएम का कहना है कि वो 10 लाख लीटर पानी जहां पर खुशकसाली है वहां पर देंगे। हालांकि दिल्ली खुद हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश पर डिपेंड करता है। कैसे वादे किए जा रहे हैं दिल्ली में, फिरोज साहब? देखिए जी, सबसे पहली चीज़, कुछ वादे ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होते हैं। आज के डेट में जो महाराष्ट्र के अंदर जो हालात हैं, हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ के लोग अगर 1-1 लीटर पानी अगर बचा लेंगे तो उस बचे हुए पानी को वो महाराष्ट्र की तरफ भेज देंगे। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के सपोर्ट है। ये बात सही है कि हमारे पास खुद डिपेंडेंसी है पानी के लिए। और जहाँ तक बात रही वेल प्लानिंग ऑफ एंड मैनेजमेंट ओवर वाटर मैनेजमेंट, वो हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और हमारी प्लानिंग जो होगी वो कल की और परसों की नहीं है। हम 10 साल 20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो लीकेज को मैनेज करने के लिए हो, चाहे जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसकी पाइपलाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो,
ठीक है, तो इन सब तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही महाराष्ट्र में भेजने की, वो चीज़ें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है, जो हालात है वहाँ की, यहाँ से 2 लीटर पानी कम पियेंगे हम और उनको भेजेंगे जो प्यासे हैं। नहीं फिरोज साहब, जब खुद प्यासे हैं दूसरों की प्यास कैसे बुझाएंगे? दिल्ली वाले तो खुद पीने के पानी को लेकर परेशान है। नहीं है जितना हमारे महाराष्ट्र के भाइयों के लिए है। एक बात को समझनी होगी कि जहाँ पे लोग 20-20 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे कुएं का पानी जो है वो साफ नहीं मिल रहा है जी, वहाँ पे हमने बोला है कि उस जगह पे हम 10 लाख लीटर पानी देंगे जी, अगर हमारे को उसके फ्राहम मुहैया कराए जाएं यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, जी। तो हम देने के लिए तैयार हैं। अब हम 10 लीटर पानी पी रहे हैं अगर, तो फिर हम उसमें से 1 लीटर कट कर देंगे, 2 लीटर कट अगर कर जो देंगे। मौजूदा सरकारें होती हैं, अगर वो तय कर लें कि अगर हम इस सिस्टम को सही कर देंगे और आने वाली जो सरकार है उसे कोई परेशानी ना हो, तो मेरे ख्याल से ये जो सिस्टम है ठीक किया जा सकता है इसे। लेकिन जो मौजूदा सरकारें होती वो खुद नहीं सोचती इस बारे में। प्रोफेसर साहब ने जैसे कहा कि देखिए इसके लिए एक तो चीज़ है कि भाई नेचर के तो है ही एक प्रॉब्लम कि ठीक है, जिस तरीके से बारिश नहीं हो रही है वहाँ से प्रॉब्लम है जी। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि कोई भी सरकार उसकी एक बेहतर प्लानिंग अगर करती है, क्योंकि ये पता है कि ये हर साल की प्रॉब्लम आ रही है, दिन ब दिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है जी। तो उस प्रॉब्लम के लिए अगर सरकार प्लानिंग करती है, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो लीकेज मैनेजमेंट हो, ठीक है, तो उससे ठीक किया जाता है। जैसे आपने कहा कि गन्ने के ऊपर में जितना बड़ा, आप पूरा मराठवाड़ा जो देख लीजिए, अमरावती देख लीजिए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुगर मिल है, ठीक है। अब वैसी जगह पे भी वहाँ के लोगों के पास जो है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, ठीक है, जो बेचते हैं बाकी के पूरे हिंदुस्तान में बेचते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों पे पाबंदी अगर सरकार करेगी तो वहाँ के लोकल लोगों को उससे फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है, यानी सरकार अगर एक तरह से ठान ले तो ये जो मसला है इसे सॉल्व किया जा सकता है। कभी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ही रह जाती है। शिलार जी, अब टाइम कम बचा है, आखिर में एक सामाजिक, क्योंकि समाज से आप जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए हैं, जिस तरह के हालात हैं पानी को लेकर मुल्क में इस वक्त, खासतौर से मराठवाड़ा और लातूर की हम बात कर लें या फिर बुंदेलखंड की बात कर लें कि बंदूकों के साए में पानी की हिफाजत की जा रही या फिर दफा 144 लगाई गई, ऐसे में जो बड़ा मसला जो है बड़ा पेचीदा है और समाजी ताना बाना भी इससे एक तरह से बिगड़ता नजर आ रहा है। शिलार जी। हाँ एकदम, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा गहरा होते जा रहा है, क्योंकि उसका परिणाम बहुत पेचीदा इस तरीके से भी होता है कि जैसे मराठवाड़ा के गांव में आप देखेंगे तो गांव में अगर पानी है तो फिर वहाँ पर जो है वो जो गांव के जो मुखिया है या सवर्ण लोग हैं उसको पहले भरेंगे या वो दलितों को ना बोल रहे हैं। ऐसे कई केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो इससे ये भी हो रहा है कि वो जो सामाजिक विषमता हमारे अंदर है वो वापस से उभर के सामने आ रही है। मराठवाड़ा के एक गांव में जो है वो रात में चोरी से फिर दलित पानी भरते हैं, उसमें एक बच्ची कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई, और उस दिन से फिर उस गांव के उस दलित बस्ती को पानी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन हो रही है, मतलब ये जो शोषण है जो अलग अलग सामाजिक विषमताओं का है वो ज़्यादा बढ़ रहा है जी। और दूसरा एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम बहुत सेंसिटिव है मराठवाड़ा के लोगों की तरफ, पर सच्ची में हम जिस तरीके का पानी का गैर इस्तेमाल करते हैं उस बारे में भी हमने कॉन्शियस होना चाहिए कि सिर्फ वो सेव वाटर करके नहीं चलने वाला है। सही में आपको यानी कुल मिलाकर शेलार साहब हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा एक तरह से खराब है, उस पर सरकारों को सोचने की जरूरत है और हम लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि पानी को बर्बाद ना करें और पानी की अहमियत को समझा जाए, वरना आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और परेशानी हो जाएगी। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।